स्वामी जी, 21 जून को पूरा विश्व जो है वो योग दिवस के रूप में मनाएगा। इसके ऊपर हम आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। मेरा दृष्टिकोण 21 जून पे नहीं है, मेरा दृष्टिकोण योग पे है। बहुत समय से मैं चाहता था कि मैं योग पे चर्चा करूं, क्योंकि योग में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसी मैगी में होती। मैगी खा के कोई तुरंत नहीं मरता। मैगी खा के कुछ लेड हमारे अंदर इकट्ठी होती रहती हैं, फिर वो बाद में बहुत भयंकर बीमारी का कारण बनती है। योग आज से 10,000 साल पहले जब पतंजलि ने इसको खड़ा किया था, तो उसके कुछ मूल आधार थे। मूल आधार में सबसे पहली बात यह थी कि योग की यह धारणा है कि जब तक कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नहीं चलता, तब तक कहीं पे भी पहुंच नहीं सकता। योग ने परमात्मा को खुद तक पहुंचने की बात नहीं की, योग ने परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बनाया। उस मार्ग में उसने महसूस किया कि आदमी जो है वो किन्हीं खास तरीके के व्यसनों का गुलाम है, और उन व्यसनों का गुलाम होने के कारण स्थिति कुछ ऐसी है कि इंसान उसमें बाहर चला जाता है। तो इसलिए कुछ नए तरीके की नैतिकता की जरूरत थी जो धार्मिक उन्नति तक पहुंच सके। तो उन्होंने कुछ नियम कानून गढ़े, लेकिन उन नियम कानून को कोई तभी पालन कर सकता है जब पूरा संकल्पवान वही व्यक्ति हो सकता है जो पॉजिटिव थिंकिंग से भरा हो। तो कहीं ना कहीं पतंजलि ने तभी ये जान लिया था कि दो तरीके की हमारे शरीर में जो ऊर्जाएं हैं वो काम करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें से अगर हम ऐसा माने कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर नेगेटिविटी फैलाने का काम करती है और ऑक्सीजन हमारे अंदर पॉजिटिविटी। जितना शरीर ऑक्सीडाइज होगा उतना ही हम पॉजिटिव थिंकिंग से भर सकेंगे। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति नेगेटिव थॉट से भरा होता है तो वो सिगरेट की तरफ भागता है। पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ व्यक्ति सुबह बाग की तरफ घूमने निकल जाता है। तो जिसके जैसे थॉट्स होते हैं उसको उसी प्रकार का एलिमेंट चाहिए होता है। तो योग की जो धारणा थी, सबसे पहली धारणा ये थी कि कैसे हम अपने शरीर को 100% ऑक्सीडाइज कर सकें। तो इसके लिए जो योग की आधार बनी वो था प्राणायाम। लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। आप 100% ऑक्सीडाइज अपने शरीर को नहीं बना सकते। इसलिए योगी कई हजार साल हो गए, कोई भी योगी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ, योगी उपलब्ध नहीं हुआ, तंत्र हो गया। अब थोड़ा सा भेद समझ लें। 3 ही मार्ग होते हैं इस जगत में अध्यात्म की उन्नति के लिए। पहला मार्ग है योग, दूसरा है तंत्र, तीसरा है भक्ति। योग जो है वो कुछ नियम निर्धारित करता है और उन नियमों की उंगली पकड़ के चलता है, तो उसको हम योगी कहते हैं। तंत्र कहता है अस्तित्व के ही कुछ नियम हैं और वो अस्तित्व ने हमें दिए हुए हैं। वो 5 इंद्रियों का ही पालन करता है, 5 इंद्रियों के ही कुछ नियम उसका पालन करता है। तो तंत्र ऐसे चलता है कि जब नींद लगी तो सो जाओ, जब भूख लगी तो खा लो। योगी ऐसे चलता है कि खाने का भी एक समय निर्धारित करेगा और सोने का भी एक समय निर्धारित करेगा। तीसरी चीज होती है भक्त। भक्त इन दोनों अवस्थाओं से अलग है। भक्त कहता है गुरु की उंगली पकड़ के चलेंगे, वो किसी की उंगली पकड़ लेता है।
उसके प्रेम में सराबोर हो जाता है। तो गुरु भी जो जागृत है वो उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको गाइड भी करता चलता है। ऐसे में उसका पहुंचना सहज हो जाता है। तो 3 ही मार्ग हैं, जिसमें योग का मार्ग अब बहुत मुश्किल से चल पाने का मार्ग है, क्योंकि तुम इतने संकल्पवान हो ही नहीं सकते। योग के अनुसार ही बता रहा हूं, मेरे अनुसार तो मैं कह ही नहीं रहा। योग के अनुसार ही तुम कभी इतने संकल्पवान नहीं हो सकते कि तुम सभी प्रकार के नियमों का 100% पालन कर पाओ। इसमें तुम कट्टर हो जाओगे, कठोर हो जाओगे। क्योंकि पहले योगी जितने भी होते थे वो समाज से कट ऑफ कर लेते थे। समाज से कट ऑफ करके कोई जंगल में जाके तो अपने नियम बना के रह सकता है, लेकिन समाज के बीच आपके नियम आप पे भारी पड़ जाए, वो तो हठ योग हो जाएगा। लेकिन आजकल एक नई बेवकूफी ने जन्म दिया। इसको पुराने समय में कहा करते थे, जहां सुई काम करती है वहां तलवार डालती। योग होता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इसको अब स्वास्थ्य प्राप्ति बना लिया। स्वास्थ्य जो कि महायोगी कृष्ण को भी पूरा नसीब नहीं हुआ, वो भी रोगों से मरे। बुद्ध महावीर भी रोगों से मरे। इन जैसे शांत लोग, इन जैसे सात्विक लोग भी जब बीमारी से मरे, तो तुम क्यों बचने कितना चाहते? फिर योग की बड़ी उल्टी अवधारणाएं हैं जो आजकल चल रहा है, मैं उसके भी विरोध में। इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेना। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत लंबे समय से योग कर रहे थे, लेकिन वो आज बीमार, लंबे समय से योग करने के बाद भी आज बीमार। एक आध लोग चलो ऐसे मिल भी जाएंगे जो अब बात है बीमार नहीं पड़े, लेकिन जो बीमार पड़ गए उनका क्या कसूर था? तो अगर कहा जाएगा कि जेनेटिकली उन्हें बीमार होना था, तो मैं ये भी कह सकता हूं जो स्वस्थ हैं वो जेनेटिकली स्वस्थ होने थे। इसमें क्या लेना देना योग का? लेकिन कुछ बातें हमारे शरीर विज्ञान से समझ लेनी जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो आपके शरीर में जब भी कोई रोग होता है तो उससे लड़ने के लिए एक्टिव हो जाती है। वो एक प्रकार के सैनिक हैं जो दुश्मन सैनिकों को मार गिराते हैं। लेकिन मनोविज्ञान की एक खासियत है। पहली बात तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ऐसा आपने सुना, लेकिन गहरे में जब जाके देखेंगे तो मन का मतलब पदार्थ। तो ये मनोविज्ञान असल में पदार्थ का भी विज्ञान है। एक सूक्ष्म से कण से लेके और मनुष्य की सोच तक सब पे ये लागू होता है। एक छोटा सा कण भी अपने को बढ़ाने के लिए आयोजन करता रहता है, और एक इंसान भी अपने स्पर्म्स को डालने के लिए कंटेनर ही तलाशता रहता है। उसी प्रकार हमारे अंदर छोटे छोटे जो सेल्स हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो सैनिकों की एक बस्तियों की तरह है, एक पूरी मिलिट्री की छावनी है। तो इसे ऐसा समझें कि आपको अभी कोई दुश्मन ने अटैक आपके ऊपर नहीं किया, और आपने अपने सैनिकों को अभी से कह दिया कि दुश्मन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, रेडी। और वो आप 24 घंटे अगर आपके दिमाग में बात चली गई तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता हर वक्त एक्टिव रहेगी। उस हर वक्त एक्टिव रहने में वो कमजोर हो जाएगी। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि फर्स्ट अटैक देन आफ्टर डिफेंस। पहले आक्रमण होने दें फिर डिफेंस करें। लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी कहता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, कि हम पहले से ही अटैक कर देते हैं, यही हमारा डिफेंस है। लेकिन ये चीज वहां लागू नहीं होती। ये शतरंज में तो लागू हो सकती है, आप रोटी ज्यादा कमा के रख लो, इसमें भी थोड़ी बहुत लागू हो सकती है, लेकिन शरीर के संबंध में लागू नहीं हो पाएगी। अगर आपके शरीर में सपोज दैट आपके फेफड़े स्वस्थ हैं,
तो आप सामान्य रूप से अपना आहार विहार सही रखें, वो स्वस्थ बने रहते हैं। लेकिन आप उसके लिए खास तरीके की एक्सरसाइज करने लग जाएं, बिना खराब हुए पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर दें कि मेरे फेफड़े खराब ना हो जाएं, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि जो लोग भी ऐसा पहले शुरू कर देंगे 15 साल लगेंगे उनके फेफड़े 100% खराब होंगे, 100%। इसलिए योग में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनको बातों को समझने की जरूरत है। योग की हम कसरतों के पीछे भागे खड़े। बाबा रामदेव को एक बार मैंने एक चर्चा करते देखा था कि बाबा रामदेव गे कम्युनिटी के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे, तो गे के विरोध में बोलने गए। तो वो कह रहे थे मैं गे के विरोध में इसलिए हूं क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है। तो मैं बाबा रामदेव से पूछना चाहता हूं कि वो जो पेट ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, ये प्राकृतिक है? कोई परमात्मा ने कोई चक्की की लगा रखी है ऐसे जो पेट में ऐसे हिले जैसे भोजन पच जाता हो, पिस जाता? अगर गे प्राकृतिक नहीं है तो योग में इस तरीके की हरकत दिखाना भी प्राकृतिक नहीं। ये गलत तरीका है। पहली बात तो जो चीज जिस चीज के लिए बनी होती है उसके उसी आयामों के तहत समझना चाहिए। तो बहुत शक्तिशाली होती है, टैंक बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उससे खेतों में जुताई नहीं हो सकती। खेतों में जुताई के लिए ट्रैक्टर ही चाहिए। योग जो है आज हम तमाशा करके पूरी दुनिया में खड़ा कर लेंगे, इससे योग कोई गरिमा नहीं पाएगा, इससे योग अपमान पाएगा। गरिमा जिस चीज की होती है उसे हम छुपाते हैं। हमारे भारत दर्शन में कबीर ने भी कहा है, हीरा पायो गांठ गठिया। और जो भी बुद्ध पुरुष में हैं उन्होंने अपने अनुभवों को थोड़ा छुपाया है। उन्होंने बताया वही है जिससे तुम आंदोलित हो सको अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन असली बात को छुपाए रखते हैं, क्योंकि वही तो तुम, अगर तुम्हें वो खोल दिया जाए तो उससे उसका कोई आनंद नहीं है। योग को आप तमाशे की तरह खड़ा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। योग करने वाले, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैगी का हम आज पकड़ पाए, कितने साल तक हम मैगी खाते रहे, निश्चित जानो जो भी आदमी 20-25 साल से लगातार योग कर रहे हैं उन पे एक सर्वे करो। उन पे सर्वे करके तुम जानोगे कि वो सब लोग जो हैं बीमारियों से ग्रसित हैं, भयभीत किस्म के। आज हम नई नई मक्कारियों से ग्रसित हो गए। आजकल वो ऑर्गेनिक फूड और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ऑर्गेनिक फूड तुम खाओगे, तुम्हारा अंदर का शरीर एक नए प्रकार की चीज गठित कर लेगा। बाहर का एनवायरनमेंट उसके पक्ष में नहीं, वो तो गंदा है। अंदर बाहर दोनों तरफ सुधार करो तब तो समझ में आता है। बाहर का एनवायरनमेंट तो हमारा ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। अंदर हम अपने को शुद्ध कर लेंगे तो बीमारी का घर हो जाएगा, क्योंकि गंदगी भी तो सफाई की तरफ भागती। तो इसलिए योग पे अभी बहुत सारे चिंतन की जरूरत है। मैंने थोड़े से चिंतन उठाए, मैं चाहूँगा इस पे लोग प्रश्न करें ताकि मैं आगे भी अपनी बात कह सकूँ। योग का हमें सम्मान बरकरार रखना है। योग को नया नाम दे देते, शारीरिक थेरेपी करके दे दो, शारीरिक योग करके नाम दो, चला लो भाई, ये तमाशा भी खड़ा कर दो। मोदी की जय जय, तुम्हारी भी जय जय। और फिर मैं संदेह खड़े करता हूँ इस चीज़ पे कि बाबा रामदेव इस देश में सबसे ज़्यादा लोगों को योग कराते हैं, तो फिर ये आयुर्वेद की दवाई तो नहीं क्यों बेचते?
अगर रोग ही तुम सही कर देते हो तो तुम दवाई किस लिए बेच रहे हो? दूसरी चीज है, बाबा रामदेव को हम बुद्ध पुरुष की संख्या नहीं दे सकते। वो एक नैतिक व्यक्ति जो योग की पूरी धारणाओं के तहत भी अभी तक नैतिक रहा, उसको कोई हक नहीं बनता कि पतंजलि का नाम लेके लोगों को दवाइयां बेचे। मैं बाबा रामदेव का इन अर्थों में विरोधी हूं कि वो एक प्यारी चीज की आड़ में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो गड़बड़। उनको दुकान खोलनी है, दूसरे तरीके से खोलें। और तो छोड़ो, एक विक्स की गोली भी अगर बनती है तो पहले उसकी जांच होती है, सरकार उसको प्रूव करती है कि हाँ ये ठीक है, अब इसको बेचो। लेकिन बाबा रामदेव तो आयुर्वेद में लिखा है उसके नाम पे बनाए चले जाते हैं और किसी जांच की जरूरत नहीं, कोई उस पर टेस्टिंग नहीं होती कि अब शरीर पे वैसे प्रभाव लाती भी है कि नहीं लाती। दुनिया की सभी दवाइयां जो पब्लिकली दी जाती हैं उन पे पहले एक खोज होती है, एक शोध होती है कि हाँ इसने इस बीमारी से लड़ने का साहस है। लेकिन बाबा रामदेव की किसी भी दवाई का कोई शोध ही नहीं होता, आंख बंद करके दे दी जाती क्योंकि आयुर्वेद में लिखी हुई। इस पे थोड़ी शोध की जरूरत तो है, तो शोध तो होना चाहिए। तो मेरे ये छोटे छोटे कुछ संदेह हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये संदेह काम करें ना करें, मैं छोटा सा अदना सा आदमी, वहां तक मेरी बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मैं कहता इसलिए रहूंगा कि जब मैगी 20 साल बाद तुम्हें याद दिलाएगी तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। ये जो योग की मैगी है ये 20 साल बाद अपने रंग लाएगी और तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। तो मैंने बहुत से सूत्र भी छोड़ रखे जिससे असली बात तक पहुंचा जा सके, इसलिए मैं अपना प्रयास जारी